Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12th poem 3rd Keeping Quiet. It has been written by Pablo Neruda. हमारी ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें जो हमारे पोएट है पैब्लो नेरूडा, वो ये कहना चाहते हैं, इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। इस पोएम के थ्रू जो नेरूडा है वो एक उस नेसेसिटी को टॉक करते हैं, उस नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं जो किसके लिए है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ एग्जामिनेशन, हमारा अपना आत्मविश्लेषण करना, हम अपने बारे में जब एग्जामिन करते हैं, अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दूसरे को लेकर वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, वॉर्स करते हैं, तो वो सब चीज़ें ना हो और उनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही पीसफुल हो, बहुत ही अच्छी हो। तो ये पोएम हमारी जो इसमें पैब्लो नेरूडा जो पोएटेस है हमारी, वो इसी बात पे मतलब एम्फेसिस करती हैं कि हमें एक क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और इसके अलावा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। ठीक है, तो अब हम इस पोएम के कुछ जो स्टैंजाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो अब इसमें हमारे जो ये पोएट है हमारी पैब्लो नेरूडा, वो क्या कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम क्या करें, हमें क्या करना है इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए थोड़ी सी देर। इस पोएम की जो थीम है वो यही है कि हमें अपना सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। हमारी जो लाइफ है इसमें इतना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, इसमें कभी हम इस तरीके से मूविंग करते रहते हैं, तो कभी हमें कुछ देर के लिए स्टॉप होना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपना एग्जामिन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। देखो अब क्या कहते हैं, पोइट क्या कहती है कि अब हम यहाँ पे 12 तक काउंट करेंगे। तो जो ये 12 जो वर्ड है, ये कोई इस बात को सिंबलाइज नहीं किया गया है, यहाँ पे ये बात क्लेरिफाई नहीं किया गया कि जो 12 है ये किसके लिए आया है। मतलब 12, देखो हमारे जो 12 है ये अपने आप में एक ब्यूटीफुल नंबर है। जैसे कि हमारी जो वॉच होती है, वॉच में भी 12 होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। कैलेंडर है उसमें भी 12 मंथ्स होते हैं। तो इस मतलब स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 12 किसको रेफ़र कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि हम 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और अब हम सभी इस मोमेंट में, इस टाइमिंग में सभी क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे। बिल्कुल हम यहाँ पे कीप क्वाइट रहेंगे, सभी यहाँ पर हम शांत रहेंगे। जैसा कि हमारा इसका जो टाइटल है वो भी यही है, कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल शांत रहना। तो अब हम सब 12 तक काउंट करेंगे। मीन्स एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड है ना, जो 12 तक काउंट करना मतलब कोई ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं है, थोड़ा सा ही पीरियड है। इस थोड़े से पीरियड में, इस थोड़े से टाइम में क्या हम कुछ देर के लिए भी शांत नहीं रह सकते। इनडायरेक्टली पोएट यही कहना चाहती हैं हमसे कि क्या हम थोड़ी सी देर के लिए भी अपना सेल्फ एग्जामिन नहीं कर सकते, क्या हम थोड़ी सी देर के लिए भी रुक नहीं सकते, क्या हम इस रश वाली ज़िंदगी में क्या कुछ समय के लिए भी नहीं मतलब स्टॉप हो सकते। तो हम सब 12 तक काउंट करेंगे और हम सब इस मोमेंट में, इस टाइमिंग में सारे स्टिल रहेंगे, सारे बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं होगा। 4, इसके बाद क्या है कि 4 वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। 4 वंस का मतलब एक बार के लिए, एक बार के लिए हम सभी क्या करेंगे इस अर्थ पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम सभी इस अर्थ पर कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। हम इस अर्थ पर एकदम क्या हो जाएंगे, केवल एक बार के लिए हम सभी इस अर्थ पर बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारी जो अर्थ है इस पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग सर्वाइव करते हैं। कोई हिंदू है, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है ना, इस टाइप के लोग हमारे इस सर्वाइव करते हैं, सारे इस लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ और डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं उनमें, तो वो सब हम कोई भी अपने अपने कल्चर्स को स्टॉप करेंगे, अपनी अपनी जो हमारी लैंग्वेज है उनको स्टॉप करेंगे, और हम सभी इस अर्थ पर केवल एक बार ही किसी भी लैंग्वेज में कोई भी भाषा अपनी यूज़ नहीं करेंगे। हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज स्पीक आउट नहीं करेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड
सेकंड नहीं है यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, मतलब कुछ देर के लिए, है ना। तो कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए हम स्टॉप हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और जो हमारी आर्म्स हैं उनको हम मूव नहीं करेंगे। आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम अपने पोस्चर करते रहते हैं, अपने फिजिकल पोस्चर्स, है ना, तो हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा अनयूजुअल हम उसको मूवमेंट करते रहते हैं। वैसे ही कोई नीड भी नहीं है, कोई नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन वैसे ही कभी हमने जैसे पेन का जैसे इसकी पेन की कैप है उसको मुंह में डाल लिया, ऐसे उसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसे 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 करना। तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम अपनी आर्म्स को या अपने हाथों को या अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहे। हम अपनी बॉडी को रिलैक्स भी तो दे सकते हैं ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम फालतू, हमने अपना सेलफोन निकाला, सेलफोन में से ऐसे ही मैसेज चेक करने लग गए, ऐसे फेसबुक देखने लग गए, उसकी कोई नीड भी नहीं है। ऐसे हमें पता है कि कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमने उसको वैसे ही चेक किया है। तो अननेसेसरी हम अपनी बॉडी को क्यों मूवमेंट करवा रहे हैं, अपनी बॉडी से, बॉडी को क्यों नहीं रिलैक्स दे रहे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक बार हम सभी इस अर्थ पर कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी अपनी लैंग्वेज को स्टॉप करेंगे, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, चाहे वो कुछ देर के लिए हो, और अपनी आर्म्स को मूवमेंट नहीं होने देंगे। मतलब अपनी आर्म्स को, अपनी बाजुओं को, अपनी बॉडी को भी कुछ टाइम के लिए हम रिलैक्स फील करवाएंगे। अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा ये जो मूवमेंट है ये नहीं होने देंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, यानी अगर ये सारी सीनरी क्रिएट होती है, ये सारा सिनेरियो अगर हम क्रिएट करते हैं, मतलब इस तरह की अगर शांति एनवायरनमेंट में हमारे आसपास क्रिएट होती है, तो ये बहुत ही कैसा होगा, एक्जोटिक, यानी अनयूजुअल, एक्सेप्शनल। ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही असाधारण होगा, बहुत ही एक्सेप्शनल होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारे लाइफ के अंदर भाग दौड़ रश ये रहता है, विदाउट रश ये एक्जोटिक मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा होगा, विदाउट रश, जिसमें कोई भागदौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, और कोई इंजन्स नहीं होगा। इंजन्स मतलब जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका कोई भी शोर शराबा, मशीनों का, ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी साथ रहेंगे, क्योंकि क्या है, हम सभी जब इस एनवायरनमेंट में हम शांत रहेंगे, सारे एक साथ हैं, हम कोई लैंग्वेज स्पीक आउट नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को, अपनी आर्म्स को कोई मूवमेंट नहीं करने दे रहे, तो ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत ही एक्जोटिक है, जिसमें कोई रश नहीं है, कोई शोर नहीं है। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ भी होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और जब हम सभी साथ होंगे तो ये बहुत ही सडन, बहुत ही अचानक से एक स्ट्रेंजनेस को क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली ये मूवमेंट क्रिएट नहीं होता। तो जिस टाइम, जिस समय 12 तक काउंटिंग करने पर जिस टाइम ये मूवमेंट क्रिएट होगा, वो बहुत ही स्ट्रेंज होगा, वो बहुत ही अजीब होगा और एक स्पेशल होगा, है ना। जो अचानक से एकदम सडनली जो मतलब ओरिजिन होगा इस तरह का मूवमेंट, कि हम सभी एक साथ होंगे, कोई रश नहीं है हमारी लाइफ में, किसी तरीके की कोई भागदौड़ नहीं है। तो ये सब अगर हमारी लाइफ में कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट के लिए भी अगर हो जाए, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जो हमारी पोएट पैब्लो नेरूडा है वो यही कहना चाहते हैं इस स्टैंजास के थ्रू, कि हम सभी को कुछ देर के लिए हम अगर शांत रहकर अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, तो हमारी लाइफ में जो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा भागदौड़ है, जो हमारी लाइफ में जो ये एक्स्ट्रा मूवमेंट है, वो कुछ समय के लिए रुक सकती है। कुछ समय के लिए हम उन चीज़ों को अगर स्टॉपेज करके उन चीज़ों के लिए एनालिसिस कर सकते हैं कि वो चीज़ें रन अप जो कर रही है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा देखते हैं। Fisherman in the cool sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। देखो जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, इन द कोल सी, वो क्या करते हैं, जो हमारा समुद्र है, जो हमारा सागर है ना, तो वो सागर के अंदर फिशरमैन अपना फिशिंग का काम करते हैं, अपनी वेल्स को पकड़ते हैं, वो उनका क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, वो उनके लिए रोजी रोटी है, और वो वेल्स को किल करके अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। जो फिशरमैन है, अगर ये सब एनवायरनमेंट, ऊपर वाली जो चीज़ें, अगर ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो जो फिशरमैन है वो भी अब वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वो नॉट हार्म वेल्स, वो भी मछलियों को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, केवल उतनी ही मछलियों को किल करेंगे जो उनके लिए, जो उनके खाने के लिए नेसेसरी है, जो जिससे उनका काम चल सकता है, उससे वो एक्स्ट्रा इनकम अचीव नहीं करेंगे। तो अब क्या सा एनवायरनमेंट हो जाएगा, अगर सब कुछ एकदम शांति हो जाएगी, एनवायरनमेंट में स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, तो क्या होगा
कि जो मछुआरे हैं वो भी अब वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जो फिशरमैन है वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए जो वेल्स हैं उनको कोई भी हार्म नहीं देंगे। देखो सेकेंडली हम यहाँ पे ये भी एनालिसिस कर सकते हैं, जो फिशरमैन क्या है, यहाँ पे फिशरमैन है पावरफुल पर्सन्स और वेल्स यहाँ पे है वीक पर्सन्स। तो सेकेंडली हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पावरफुल पर्सन्स है इस अर्थ पर, जो सर्वाइव करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो हार्म नहीं पहुँचाएंगे वीक पर्सन्स को। यानी जो भी रिच पीपल है या कोई भी पावरफुल पर्सन है जो वीक पीपल को या पुअर पीपल को उनको ऑप्रेस करते हैं, तो वो भी अब नहीं करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा हो गया, बहुत ही एकदम एनवायरनमेंट बहुत ही क्वाइट स्टिल हो गया है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो व्यक्ति, वो पर्सन जो साल्ट इकट्ठा करते हैं, मतलब जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, उसको जो इकट्ठा करते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, मतलब वो साल्ट इकट्ठा करना भी बहुत ही कैसा काम है उनके लिए, बहुत ही पेनफुल वर्क है। वो लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अब जब सब कुछ साइलेंस होगा तो उनके पास भी इतना टाइम होगा कि वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएंगे। जो भी सॉल्ट इकट्ठा करने से जो उनके जो हैंड्स हैं हर्ट हुए हैं, जो भी उनके हैंड्स डैमेज हुए हैं, उस हैंड्स को वो लुक आउट कर पाएंगे, उसको भी वो देख पाएंगे, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति कोई भी अगर डिफ़िकल्ट वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भाग दौड़ कर रहे हैं, तो अब उनके पास भी इतना टाइम होगा, रिलैक्सेशन होगा कि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे और उसके लिए थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम दे पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को देख करके उसके लिए थोड़ा सिंपैथी फील कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, मतलब कहने का मतलब पोएट हमारे कहना चाहते हैं कि जो लोग ऐसे, जो भी पर्सन, कौन से पर्सन जो किल करते हैं दूसरे लोगों को, जो ग्रीन वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पे है जो हमारी नेचर को जो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे नेचुरल जो सोर्सेज है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो जो भी हमारी ये नेचुरल चीज़ें, हमारी ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है, तो इनका डिफॉरेस्टेशन होता रहता है कॉन्टीन्यूसली। इनका क्या है, कॉन्टीन्यूसली इनको हार्म पहुंचाया जा रहा है, जो हमारी नेचर है उसको किल किया जा रहा है। तो इस तरीके के अगर हम अपनी नेचर को ही डिस्ट्रक्ट करते हैं, अगर कॉन्टीन्यूसली हमारे फॉरेस्ट को अगर हम कंटिन्यूसली काटते हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो नेचुरल सोर्सेज है, हमारे जो भी, उन सबको अगर हम कॉन्टीन्यूसली अगर हार्म पहुँचाते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमें ही एक दिन हार्मफुल होता है। तो वॉर्स विद ग्रीन वॉर्स का मतलब जो नेचर को डिस्ट्रक्ट करते हैं, और वॉर्स विद गैस का मतलब होता है जो भी हमारे कोई जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उस टाइप की जो केमिकल्स वेपन्स है। और वॉर्स विद फायर, जो भी हम ऐसे किल्स जो दूसरे पर्सन्स को हम किल करते हैं, लोग एक दूसरे को जो मारते हैं, है ना। तो इस तरीके से निकलने वाली जो भी हमारी न्यूक्लियर केमिकल्स, जो इस तरह के जो वेपन्स यूज़ करके हम लोगों को किल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो गैस को क्रिएट करते हैं, फायर को क्रिएट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जिसमें ये सारी जो हमारी न्यूक्लियर केमिकल्स जो वेपन्स है ये यूज़ होते हैं। मीन्स लोग एक दूसरे को किल करने के लिए जिन वेपन्स को यूज़ करते हैं, जिन वॉर्स को यूज़ करते हैं, तो ये वॉर्स क्यों होते हैं, ये वॉर्स की वजह से ही तो लोग एक दूसरे को विनाश कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर कॉन्टीन्यूसली ये ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर्स, फायर वॉर्स अगर होते रहेंगे, हमारी नेचर को नुकसान पहुंचता रहेगा, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा और लोग एक दूसरे को किल करते रहेंगे, फायर यूज़ करके, गैस यूज़ करके, अगर इस तरह के केमिकल और जो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करके अगर लोग एक दूसरे को कॉन्टीन्यूसली किल करते रहेंगे, तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो इस विक्ट्री में, इस जीत में कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब जब भी वॉर होता है, तो वॉर में क्या होता है कि जब भी वॉर क्रिएट होता है, तो जो दूसरी अपोजिट पार्टी होती है, कोई ना कोई जीतता है उस वॉर में, है ना। तो एक पर्सन, कोई भी एक टीम है वो डिफीट होती है, तो दूसरी टीम विक्ट्री होती है। लेकिन ये वॉर्स कैसे हैं, देखो अगर हमारा ग्रीन वॉर्स, अगर हम नेचर के खिलाफ वॉर करते हैं ना, अगर हम अपने नेचुरल सोर्सेज को अगर डिस्ट्रक्ट करते हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल सोर्सेज को, तो एक दिन क्या होगा, हाँ आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को काट लिया, है ना, आज हमने उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया, उनको विनाश कर दिया। हम अंधाधुंध लकड़ियाँ काटते रहते हैं फॉरेस्ट में से अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, है ना। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन हमारी पूरी नेचर, अगर पूरे जो नेचुरल सोर्सेज अगर ख़त्म हो जाएंगे, पूरी नेचर ही अगर
ऐसे किल कर करके ख़त्म हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो हमें ही तो नुकसानदायक है ना। तो उसमें हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे? विदाउट नेचर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस विक्ट्री में जो भी विक्ट्री होगी उसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा। अगर एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली हम किल करते रहे वॉर्स के अंदर, क्योंकि एक साइड डिफीट होता है तो एक साइड विक्ट्री होता है, लेकिन क्या जो विक्ट्री हो रहा है जो साइड, अगर क्या वो कंटिन्यूसली अगर हम एक दूसरे को मारते रहेंगे तो कभी हम भी मर जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर कोई भी सर्वाइवर, इस टाइप के जो भी वॉर्स हैं इनमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा। तो हमें ये वॉर्स नहीं करने चाहिए। हमारे जो पोएट है वो हमें यही मैसेज देते हैं। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? would put on clean clothes, हमें इस विक्ट्री के अंदर, इस वॉर्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये वॉर्स नहीं करने चाहिए और हमें क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्लीन क्लोथ रेफर करता है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट, ब्रदरहुड का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। हमें ये वॉर्स नहीं करने चाहिए, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। और ये जो भी हमारा अब हम लड़ते हैं, अगर वॉर्स होते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड भी निकलता है, तो ब्लड के जो स्पॉट्स होते हैं वो भी ऑब्वियसली कपड़े पे आते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें नीट एंड क्लीन क्लोथ पहनने चाहिए। हमें ये वॉर्स, ये लड़ाई झगड़े, ये दंगे फसाद नहीं करने चाहिए और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल हमें इंटरनली बिल्कुल हमारे माइंड से जो भी ये नेगेटिव थिंग्स है वो हमें वॉश आउट कर देनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हमें अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए। मतलब उन भाइयों के साथ जिनके साथ हम वॉर्स करते हैं, उनके साथ वॉर्स ना करके हमें उन सब चीज़ों को अपने माइंड से, अपने आप से, अपने एरिया से उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए और इसके अलावा हमें अपने उन ब्रदर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलना चाहिए, उनके साथ एकजुट होना चाहिए। इन द शेड, उस शेड में, ट्री की शेड में, डूइंग नथिंग, और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए हम सभी उन सब चीज़ों को भूलकर हमें शांत हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब इस स्टैंजा के थ्रू हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं, जो पैब्लो नेरूडा है वो यही बताना चाहती हैं कि जो पावरफुल पर्सन्स है वो अब कमज़ोर लोगों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और जो भी ऐसे पर्सन्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है उनके पास भी एक टाइम होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस कर सके। और हमें अपनी नेचर और हमें अपने जो आसपास के जो हमारे लोग हैं उनके साथ हमें कोई भी किसी भी तरीके की वॉर्स नहीं करनी चाहिए और उनको किसी भी तरीके से हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हम सभी को एक साथ होकर के रहना चाहिए और सभी को एक साथ हम कहाँ स्टे करें, एक अच्छे से, एक शेड का मतलब यहाँ पे एक ट्री की शेड है, प्लस एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत ही कामनेस, बहुत ही कूलनेस को क्रिएट करता है। तो इन लड़ाई दंगों से, इस लड़ाई झगड़े से दूर होकर एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर हमें जाकर के बैठना चाहिए और हमें अपने उन भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और हमें डूइंग नथिंग, और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो हमारे जो पोएट पैब्लो नेरूडा वो हमें ये भी बताना चाहते हैं कि जो इन्होंने अभी 2 स्टैंजास बताए, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, कि मैं आपको इनएक्टिविटी के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसा कह रहा हूँ कि आप सब सारे काम धंधे छोड़ के बैठ जाओ, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, है ना। आप कोई भी अपने आर्म्स को मूवमेंट ना मत करो और सारे बस 12 तक काउंट करो और सब शांत होकर के बैठ जाओ, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो वो बोल रहे हैं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो हमारे पोएट कहते हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता आप लोगों से कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, ऐसा नहीं है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि आप टोटल इनएक्टिविटी के साथ रहो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको इनएक्टिव होने के लिए कह रहा हूँ कि आप सारे काम धंधे अपने छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा क्या हो जाए, कुछ समय के लिए हम रिलैक्स हो जाए, हम लाइफ में ये इंट्रोस्पेक्शन करें, ये आत्मविश्लेषण करें कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहा है, अपनी बात को रिजेंबल करने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बता रहे हैं, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। जीवन तो वही है जो है, मतलब जीवन तो वही है जैसा चल रहा है, हमारी लाइफ तो जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में से ये सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो सब चीज़ें तो हमारी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली चलती ही रहेंगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब देखो ये हमारी लाइन है ना, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ।
तो अब इसका मतलब क्या है कि मैं कोई मतलब ट्रक का मतलब यहाँ पे एसोसिएट है, मतलब उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप सभी निष्क्रिय हो जाओ, आप सभी डेथ की बात करो। तो मैं आपको डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंप्लीटली एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं डेथ के साथ नहीं हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इनएक्टिव हो जाओ या आप अपना काम छोड़ दो या आप लाइफ में कुछ भी एनर्जेटिक ना हो। तो मैं टोटली मैं आपको कंप्लीटली ये बताना चाहता हूँ कि मैं डेथ से एसोसिएट नहीं करता, मैं यहाँ पे डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। इफ़ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड, तो ये क्या कह रहा है कि यदि हम सब क्या नहीं हो, इफ वी वर नो सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सब सिंगल माइंडेड ना हो तो मतलब हम सब क्या है, सिंगल माइंडेड है। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है यहाँ पर कि हम केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, या हमने अपना एक गोल डिसाइड कर लिया है ना, हमें एक गोल डिसाइड है हमारी लाइफ में, हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमने अपनी लाइफ में ये सोच लिया कि हमें ये काम करना है, तो हम उसी काम के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि हाँ हमें ये अचीव करना है। तो अगर हम सब वो सिंगल माइंडेड ना हो, केवल उसी एक गोल को सोच करके लाइफ में ना रहे। देखो अभी क्या है कि अभी बेटा आप लोग 12th में हो, 12th पास आउट करके आप ग्रेजुएशन करते हो, है ना। ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या रहता है, मास्टर्स डिग्री लेनी है, उसके बाद क्या होता है हमें जॉब की सर्चिंग करनी है। तो ये हमारा लाइफ में गोल हमने डिसाइड कर लिया, हम उस गोल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं कि हाँ अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट ये है, नेक्स्ट स्टेप ये, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है। अगर हम सब ऐसे सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, किसके बारे में सिंगल माइंडेड ना हो, अपने जीवन के बारे में कि हमारा जीवन जो मूव कर रहा है, हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, यानी हमने जो अपने लाइफ में आगे के लिए जो डिसीजन ले रखे हैं कि आज हमें क्या करना है, आज हम इस स्टेज पे है, नेक्स्ट हमारा अगला स्टेप ये होगा, फिर हमारा ये स्टेप होगा। अगर हम सभी अपनी लाइफ के बारे में सिंगल माइंडेड ना हो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ ना करें, मतलब हम सब ये चीज़ें ना सोचे, एक बार के लिए हम ये सब चीज़ें स्टॉप कर दे, है ना। जो भी हमने अपनी लाइफ में सोच रखा है, जो सिंगल माइंडेड जो हमने सोच बना रखी है, अगर उन सब चीज़ों के पीछे ना भागे और एक बार के लिए अगर हम कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सी साइलेंस क्रिएट होगी। एक कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक साइलेंस क्रिएट होगी। कैसी साइलेंस, माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, जो इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगी, जो इस सैडनेस को बाधित करेगी। सैडनेस कौन सी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, जो कौन सी सैडनेस है, जो हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते। देखो ये सारी लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट है। इफ वी वर सो सिंगल माइंडेड, मूविंग, नथिंग, ह्यूज साइलेंस, ये सैडनेस, आवर सेल्व्स, ये डेथ, ये पूरी लाइन एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, पूरी लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यानी देखो अगर हम सब सिंगल माइंडेड ना हो, अपनी लाइफ को लेकर के, जो हमारी लाइफ लगातार जो चल रही है, रन कर रही है, अपनी लाइफ के कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग को लेकर अगर हम सब सिंगल माइंडेड ना हो और एक बार के लिए अगर हम कुछ भी ना करें, तो निश्चित रूप से एक बड़ी साइलेंस, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा जिसमें साइलेंस होगा, और ये साइलेंस निश्चित रूप से इस सैडनेस को, इस परेशानी को, इस उदासी को ख़त्म करेगी। कौन सी उदासी, उस उदासी को, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, जो हमारी न समझने की, एक दूसरे को, अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे आ गया इंट्रोस्पेक्शन, कि हम एक दूसरे को जो आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो उस समझ को जो हमारे अंदर नहीं है, कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली, तो इस सैडनेस को वो क्या करेगी, इंटरप्ट करेगी और एक बड़ी सी साइलेंस क्रिएट करेगी। अगर कुछ क्षण के लिए अगर हम ये सिंगल माइंडेड ना हो, तो इस ये लाइन इज और नेक्स्ट है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को क्या करते हैं, थ्रेटन करते रहते हैं, डराते रहते हैं, किससे, आवर सेल्व्स विद डेथ, डेथ से, हम अपने आप को डेथ से डराते रहते हैं कि डेथ क्या है, डेथ तो एक न एक दिन आनी है ना। तो हम इस चीज़ से भी थ्रेटन करते रहते हैं कि क्या पता कब डेथ आ जाए। तो ये सब चीज़ें ना सोच करके हम अपने आप को क्या करें, अपने आप को कुछ समय के लिए साइलेंट करें, कुछ समय के लिए कुछ ना करें, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ की जो ये प्रॉब्लम्स है, जो ये सैडनेस है और जो इंट्रोस्पेक्शन की जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाए। तो इन लाइंस के थ्रू, इस स्टैंजा के थ्रू हमारी पोएट हमसे यही मैसेज देती है
कि मैं आपको इनएक्टिविटी के लिए कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ तो वही है जो चलती रहती है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। तो लाइफ तो चलती रहती है, जैसी है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो तो चलती ही रहेगी। और मैं डेथ की बात भी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आपसे यही कह रही हूँ कि अगर हम सब सिंगल माइंडेड ना होकर, अगर हम सब एक गोल डिसाइड करके उसी के पीछे ना भागे और एक क्षण के लिए, एक बार के लिए अगर हम सब कुछ ना करें, तो निश्चित रूप से एक साइलेंस क्रिएट होगी। और वो साइलेंस जो होगी वो हमारी अपने आप को न समझने की जो उदासी है, जो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उस उदासी, वो जो हमारे अंदर सैडनेस है, वो निश्चित रूप से ख़त्म होगी। और जो हम अपने आप को डेथ से जो हमें डरते रहते हैं, वो चीज़ भी हमारे अंदर से ख़त्म होगी। नेक्स्ट है हमारा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। देखो एक चीज़ और, हमने ये भी तो देखा है कि जो हमारी अर्थ होती है वो हमें क्या सिखाती है। अर्थ हमारी हमें यही सिखाती है कि जब एवरीथिंग सीम्स डैड, जब हर चीज़ हमें डैड नज़र आती है, यानी जब हमारी लाइफ में सब कुछ एंड हो जाता है, जब कोई चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती है कि अब उस चीज़ का कोई भी यहाँ पे उसका लाइफ नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो प्रूव होती है अलाइव होती है, मतलब बाद में वो चीज़ें फिर से प्रूव होती है, वो उसके अंदर एक लाइफ होती है, वो चीज़ अलाइव होती है। तो कहने का मतलब हम अपनी अर्थ से यही सीखते हैं कि अगर एक बार के लिए अगर हमें ऐसा भी लगे कि हमारे सामने से सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर से हमें यही मिलता है, नेक्स्ट डे हमें यही मिलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी हमारे पास पॉजिटिव है। देखो जैसे कि डायनासोर्स थे पहले, तो डायनासोर्स बहुत आए, उन्होंने हमारी अर्थ को पूरी तरह टोटली किल कर दिया, लेकिन फिर से एक नई अर्थ ओरिजिन हुई जब डायनासोर्स यहाँ से अब चले गए हैं। तो फिर से हमारी जो हमारे चैप्टर भी है अंटार्कटिका वाला, उसमें भी है। तो देखो नेक्स्ट फिर जब हमारी अर्थ ओरिजिन हुई तो अर्थ कितनी ब्यूटीफुल हुई है ना, कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई। तो कोई भी चीज़ जब न्यू अलाइव होती है तो वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर होती है और पहले से भी ज़्यादा उसमें पॉजिटिव चीज़ें हमें मिलती है देखने को। अब एक सीड होता है, वो जैसे अर्थ के अंदर होता है, जब अर्थ के अंदर हम उसको ग्रो करते हैं सीड को, तो वो सीड कैसा लगता है, उसमें कोई लाइफ नहीं लगती है ना, वो ऐसे लाइफलेस लगता है। लेकिन जब वो सीड स्प्राउट होता है, उसमें लीव्स निकलती हैं, है ना, तो वो कितना फ्लावर्स निकलते हैं, तो वो कितना ज़्यादा स्प्राउटिंग होता है और कितना अलाइव लगता है। तो कहने का मतलब जो चीज़ें हमें डेड लगती हैं वो चीज़ें भी हमें प्रूव है, ये हमारी अर्थ का एक रूल है ना, ये एक बेसिक रूल है हमारी लाइफ का भी, कि जब हमारे पास ऐसा होता है कि सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई ना कोई ऑप्शंस हमें फिर नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे जो पॉइंट है वो यही कहना चाहते हैं कि अगर एक बार के लिए इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर हम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अगर इंट्रोस्पेक्ट हो जाते हैं, अगर कुछ समय के लिए हम शांत हो जाते हैं, तो भी हो सकता है, या ये पॉसिबल है, या ये एक प्रूव है, ये एक मतलब सर्टिफाइड है ये चीज़ कि नेक्स्ट फिर से हम जो लाइफ अचीव करेंगे, जो लाइफ हम गेन करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा पहले से अच्छी होगी। नाउ आई विल वॉन्ट टू अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब फिर से हमारे पॉइंट वही जो हमारी स्टार्टिंग में लाइन थी कि अब फिर से क्या करूँगा, मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी इस टाइम में शांत रहेंगे। जब तक हम 12 गिनेंगे तब तक आप सभी शांत रहेंगे, और फिर मैं आई विल गो, ये नेक्स्ट ये अलग लाइन है इसमें, आई विल गो, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मतलब यहाँ पे क्यों चला जाऊँगा, क्योंकि अब ये जो मैसेज, जो उन्होंने मैसेज हमें बता दिया, वो मैसेज अब वो अनदर जगह पे स्प्रेड करेंगे, अनदर लोगों को बताएंगे कि इस तरह इंट्रोस्पेक्शन हमारी लाइफ में कितना नेसेसरी है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू बेटा।